तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि बिहार में जैसे कि आरजेडी एक पार्टी है, जैसे जनता दल यूनाइटेड है, और अभी 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाली है। और 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें बहुत उम्मीद थी कि इंडिया अलायंस को कि अच्छा परफॉर्मेंस उनका होगा, कम से कम भाजपा को सीटों पर लाने का काम इंडिया अलायंस करेगी। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ, और आरजेडी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बहुत ही कम सीटें जीत पाई, जितना अनुमान लगाया जा रहा था। उसके बाद से अभी जो आरजेडी के एक बड़े नेता है अशरफ अली फातमी साहब, जो बिहार के नॉर्थ बिहार के भ्रमण पे दौरे पे निकले हुए हैं कि 2024 में जो इलेक्शन हुआ उसमें जो वोट इनको क्यों नहीं मिल पाई, और अगर वोट मिला तो किन समाज से मिला, किन के तरफ से वोट दिया गया, किन के तरफ से नहीं दिया गया, किन के तरफ से नाराजगी है। इन सब को जानने के लिए मतलब भ्रमण पे निकले हुए हैं, दौरे पे निकले हुए अशरफ अली फातमी साहब, जो खुद कैंडिडेट थे आरजेडी के इंडिया अलायंस के तरफ से मधुबनी लोकसभा से, जहां से एआईएमआईएम पार्टी के भी कैंडिडेट वहां पर थे, जो वकार सिद्दीकी साहब। तो इनकी भी हार हुई और इन्होंने भी अपना हार का जो रिजल्ट था कि कैसे इन्होंने वहां पर हार हुआ, इनकी हार कैसे हुई और हारने का क्या रीजन था, इन्होंने बताने का काम किया। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ये दौरे पर निकले हुए आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के कहने के बाद इन्होंने कहा कि मुझे लालू या प्रसाद यादव ने भेजा है कि आप जाकर क्षेत्र में जाइए और वहां पर लोगों से मन टटोलने का काम कीजिए कि क्या पार्टी के अंदर नाराजगी है कि लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, लोग पार्टी की तरफ आ नहीं पा रहे हैं। जिस तरीके से पहले लोग एकजुट हुआ करते थे, एमवाई का जो समीकरण था लालू प्रसाद यादव का, वो कहीं ना कहीं खिसकता हुआ नजर आ रहा। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अशरफ अली फातमी साहब ढाका विधानसभा के अंदर ढाका के पूर्व विधायक जनाब फैसल रहमान साहब के आवास पर मीटिंग कर रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिस तरीके से शिवर से निकलते हुए ये पहुंचे ढाका के अंदर, और ढाका के पूर्व विधायक जो आरजेडी से फैसल रहमान साहब विधायक थे, और अभी उनके आवास पर मीटिंग चल रही है। और इन्होंने कहा फातमी साहब ने कि हमें लालू प्रसाद यादव की तरफ से भेजा गया है कि फीडबैक लेने के लिए लोगों का, और मैं अपना फीडबैक यहाँ से लेकर के फिर आगे फॉरवर्ड करूंगा। तो यहाँ पर जब वो मीटिंग ले रहे थे उसके बाद से इन्होंने अपनी बात कही। उसके बाद से जो भी हुआ 2024 के इलेक्शन में उन सबको कहने का काम किया, जिसके बाद से फिर लोगों ने भी अपना बात कहने का काम किया। यहाँ के जो लोकल निवासी है, उसके बाद से कार्यकर्ता है जो वर्षों से इस पार्टी से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि एमवाई जो समीकरण था एक आरजेडी के पास, वो कहीं ना कहीं खिसकता हुआ नजर आ रहा है। और इसमें जैसे कि बहुत ऐसे कार्यकर्ता जो खड़े होकर कहने का काम किया कि हम लोग जैसे कि काम करते आ रहे 30 साल से 40 साल से, लेकिन कहीं ना कहीं कार्यकर्ता को यहाँ पर दरकिनार किया जा रहा है, अनदेखी की जा रही। जैसे कि लालू प्रसाद यादव के समय कार्यकर्ता का मान सम्मान जो था वो अभी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में नहीं है। कहीं ना कहीं ये कमजोरी खुल करके वहां पर कहने का काम किया गया यहाँ के लोगों के द्वारा। और दूसरी बात यह कि जैसे कि टिकट बंटवारा को लेकर के, जैसे कि मुस्लिम समाज को लेकर के बहुत नाराजगी बढ़ी 2024 के इलेक्शन में, और जैसे कि लगभग 4 मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा गया, और जिस तरीके से इंडिया अलायंस की तरफ से नारा दिया गया था कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी, बट उस पे कायम नहीं हुआ इंडिया अलायंस, और अपने मनमाने तरीके से सीट जो शेयरिंग की गई उसको लेकर मुस्लिम समाज के अंदर काफी नाराजगी देखी गई, खास तौर से आरजेडी को लेकर के, क्योंकि आरजेडी कहती है कि एमवाई जो समीकरण लेकर चलती आ रही बहुत सालों से, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर टूटता हुआ नजर आया इस बार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में। और मुस्लिम समाज काफी नाराज भी हुए उस टाइम। फिर भी माहौल को मतलब ठंडा किया गया, लोगों को समझाया गया कि अभी समय वैसा नहीं है। और जब ये सवाल अशरफ अली फातमी साहब से पूछा गया
कि जब हमारी आबादी 15% है, 14% है, तो फिर क्यों हमें कम से कम 9 से 10 सीटें मिलनी चाहिए थी, तो फिर 4 सीटें क्यों दी गई। तो फातमी साहब से के तरफ से कहा गया कि हमारे पास नेता नहीं थे लड़ने के लिए, हमारी पार्टी ने, मैं खुद बहुत सारे ऐसे मुस्लिम नेता से बात करने का काम किया, लेकिन वो लड़ने से इनकार कर दिए। जैसे इसमें से एक नाम था हिना साहब का, जैसे आप लोगों ने उस टाइम बहुत ही चर्चा में चला जब आरजेडी से वो इनकार कर दी चुनाव लड़ने से और निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा। परिणाम भले उनके पक्ष में नहीं आया हो, लेकिन बहुत ही बवाल उस टाइम काटा गया इस को लेकर के, टिकट को लेकर के हिना साहब को पार्टी की तरफ से निकाल दिया गया है या टिकट नहीं दिया गया। नाराजगी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो अशरफ अली फातमी साहब ने कहा कि मैं खुद हिना साहब से बात किया, उन्होंने टिकट लेने से इनकार कर दिया। हालांकि इतना आसान नहीं है जिस तरीके से अशरफ अली फातमी साहब ने आसान शब्दों में कहा दिया। अंदर की मामला बहुत चीज है। जो हिना साहब की नाराजगी जब जाहिर हुई, उसके बाद से जो हुआ, शहाबुद्दीन साहब का जब इंतकाल हुआ, उसके बाद से दूरियां बढ़ने लगी। बहुत इसके अंदर की बात है। फिलहाल इसमें कहीं ना कहीं गलती और कमजोरी जो है वो आरजेडी के अंदर थी, जिसकी वजह से हिना साहब टिकट न ली या जो भी मसला हुआ, तो इसमें कहीं ना कहीं कमजोरी आरजेडी की नजर आ रही है। और उसके बाद से फिर कहा गया कि शाह फैसल अली है, उनको टिकट देने के लिए कहा गया, वो एमएलसी बन गए। ऐसे बहुत सारे जो नेता है एमएलसी बन गए, तो वो सांसद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते थे। तो ठीक है, जब नेता नहीं है, ऐसा आपने कैसे सोच लिया, पार्टी ने कैसे सोच लिया कि नेता जमीनी स्तर पर मुस्लिम के अंदर नहीं है। जब आपके यादव के अंदर नेता नहीं होता है, तो आप किसी कार्यकर्ता को किसी जमीन से उठा करके आप नेता बना देते हैं, तो फिर उसी तरीके से उसी तर्ज पर किसी मुस्लिम को जो जिला अध्यक्ष हो, ब्लॉक लेवल पर काम कर रहा हो, जो वर्षों से पार्टी से जुड़ा हुआ हो, उनको क्यों टिकट नहीं दिया जा सकता था। नेता बनाने से नेता बनता है या अपने आप नेता बन जाता है। सबसे बड़ा सवाल यह, अगर आपको टिकट देना होता तो आप कहीं से किसी मुस्लिम नेता को उस क्षेत्र से उठा करके आप उसको टिकट दे सकते थे मुस्लिम समाज के लिए, जितनी उसकी हिस्सेदारी बनती थी, लेकिन नहीं दिया गया। बहुत मसला हुआ शिवहर को लेकर के। हमारे फैसल साहब को भी टिकट दिया जा सकता था लोकसभा के लिए। बहुत सारे ऐसे नेता जो लोकसभा भी लड़ते हैं, विधानसभा भी लड़ते हैं, अगर फैसल साहब को भी दिया जा सकता था, जो पूर्व विधायक फैसल रहमान साहब, उनको भी दिया जा सकता था। अगर आपको नेता की कमी हो रही थी, तो क्या ये नेता नहीं है। बहुत सारे लोगों का यह भी सवाल हुआ कि क्या बहुत सारे ऐसे नेता है जो एक नेता अलग अलग पद पर अपना पदभार संभाल रहे हैं, कोई जिला अध्यक्ष है, कोई किसी चीज का मेंबर है, लेकिन क्या हमारे फैसल रहमान साहब को किसी अच्छे पद पर बैठाया नहीं जा सकता है। क्योंकि अगर हम ढाका विधानसभा की बात करते हैं, तो ढाका विधानसभा के अंदर पार्टी के जो आरजेडी के एक बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं फैसल रहमान साहब, और फैसल रहमान साहब की वजह से आज आरजेडी जिंदा है। ढाका की अगर हम बात करते हैं, उसके अलग आसपास के जो एरिया है, जो शिवर हो गया, बेलसन हो गया, अलग अलग जो विधानसभा है, वो फैसल रहमान साहब की जो मेहनत है और इनकी अपनी जो छवि है, इसकी वजह से लोग इनसे जुड़े होते हैं। क्योंकि ये जमीनी स्तर पर हमेशा नजर आते हैं। हमेशा आप देखते होंगे इनके सोशल मीडिया का, अगर इनके उठाकर देख ले या ऐसे भी आप देख ले, तो हमेशा ये जमीनी स्तर पर नजर आते हैं। हमेशा दुख हो सुख हो लोगों के बीच नजर आते हैं, इसलिए लोग इनसे जुड़े हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं आरजेडी, अगर हम ढाका विधानसभा की बात करते हैं, भले हार जीत वो अलग बात, लेकिन एक नेता का छवि होता है कि हमेशा ये जमीन से जुड़े होते हैं। और लोगों का जो है ना, इनके कार्यकर्ता हो गए, इनके समर्थक हो गए, वो इनका दिल से लगाव है। क्योंकि आरजेडी इनको टिकट दे या न दे, उससे कोई मतलब नहीं। जिस तरफ फैसल रहमान चला जाए, उस तरफ इनके समर्थक, ढाका विधानसभा के लोग, जनता उधर जा सकती है। और यहाँ इस मीटिंग में लोगों ने कहने का काम किया अशरफ अली फातमी साहब को खुले खुले शब्दों में कि जिस तरफ फैसल रहमान साहब चले जाएंगे, हम सब उसके तरफ जाने को तैयार है। फैसल रहमान साहब, मोतीउर रहमान साहब के सीताराम बाबू सिंह की वजह से आज आरजेडी शिवहर लोकसभा के अंदर और ढाका विधानसभा के अंदर है, वरना के आरजेडी से
रहमान साहब है और उनके अभी जितना भी नेता फैसल रहमान साहब है। तो ये एक बहुत बड़ी बात लोगों ने कहा और इनसे ये संदेश जाता है कि जो भी फीडबैक लेने के लिए अशरफ अली फातमी साहब आए हैं उनको ये सोचनी चाहिए कि ये मजबूत स्थिति में जो फैसल रहमान साहब जो नजर आते हैं, क्योंकि जब टिकट का बंटवारा होता है तो बहुत इधर उधर की बातें होने लगती है और कहीं ना कहीं पार्टी जो भटक जाती है। बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया कि एमएलसी जो पार्टी है वो एमएलसी किसी को बना दिया जा रहा है, उनको पार्टी की तरफ से जो पैसा मोटा दिया जाता है, आरोप लगाया गया बल्कि यहाँ पर किसी को बैग सिलने वाले को, कारखाने चलाने वाले को, उद्योगपति को एमएलसी बना दिया जाता है और पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ता 30 सालों से, 20 सालों से, 40 सालों से जोर पुरजोर तरीके से मेहनत कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, पार्टी को सींचने का काम कर रहे हैं, पार्टी को ऊपर लेवल तक लेकर जाने का काम कर रहे हैं, उनको कोई पद नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है और जिनके पास पैसे है, जो पार्टी से कभी जुड़ा नहीं रहा, जो पार्टी में कभी एक कार्यकर्ता को नहीं जुड़ा, उनको एमएलसी पार्टी की तरफ से बना दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो लालू प्रसाद यादव की बात थी पहले 90 के दशक में, जो लालू साहब की जो दबदबा था पार्टी के अंदर, बिहार के अंदर, वो दबदबा अब नहीं नजर आ रहा है। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव मुस्लिम, यादव और अन्य लोगों को लेकर चलने का काम करते थे और समाजवादियों की एक तरीके से सरकार कही जाती थी, वो बात जो है तेजस्वी यादव के अंदर नहीं है और ये A to Z का नारा देते हैं, लेकिन इनका कोर वोटर जो खुद का एक खिसकता हुआ नजर आ रहा, जैसे कि लोकसभा 2024 के अंदर भी नजर आया कि एक बड़ा मुस्लिम समाज का जो हिस्सा है वो आरजेडी की तरफ उनका रुझान होता है, उनके तरफ वोट बैंक होता है कि मुस्लिम और यादव जहां मिल जाते हैं वो सीट जो है निकलने में बहुत आसानी होती है। लेकिन इस बार इंडिया अलायंस को अलग अलग स्टेट में बहुत ही अक्सरियत में बोल सकते हैं कि उनको वोट दिया गया, लेकिन बिहार के अंदर क्या हुआ, ये सिर्फ तेजस्वी यादव के कारनामे नजर आए। एक तो सीट शेयरिंग सही से नहीं की गई, जिससे लोगों में काफी नाराजगी पहले से नजर आने लगी। उसके बाद से फिर इनका भाषण हुआ, इंडिया अलायंस के बड़े बड़े नेताओं को यहाँ पर लाया नहीं गया और खुद ये पूरा कमान संभाले थे, हर जगह चुनाव प्रचार में खुद जाते थे और मुकेश सहनी को लेकर के अपना हेलीकॉप्टर में बैठा करके पूरे क्षेत्र में अकेले घूमने का काम किया करते थे, जिसकी वजह से सीट जो है वो ज्यादा निकल नहीं पाई और लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिली तेजस्वी यादव को लेकर के। उसी को लेकर के 2025 में विधानसभा चुनाव हो, इसको कैसे अच्छे से जो नाराजगी उसको दूर किया जाए और कैसे सीट शेयरिंग की जाए। अगर इसमें सही नहीं हुआ तो फिर दिन दूर नहीं कि फिर से भाजपा और जदयू की सरकार बन सकती है और फिर जो आरजेडी है वो विपक्ष में बैठ सकती है, इंडिया अलायंस जो है वो विपक्ष में बैठ सकती है। तो कहीं ना कहीं सुधार करनी होगी और इसी सुधार के लिए फातमी साहब आए थे और यहाँ फीडबैक लिए, लोगों ने अपना फीडबैक दिया, लोगों ने स्वागत भी किया जोरदार तरीके से और लोगों के अंदर जो नाराजगी थी, खासतौर से ढाका विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ। ढाका विधानसभा जो फैसल रहमान की मौजूदगी में यहाँ पर मीटिंग हुई उनके आवास पर ढाका में, और जो भी उनके समर्थक, कार्यकर्ता, यहाँ के निवासी है, यहाँ के वोटर है, उनके द्वारा जो भी कमी बेशी पाई गई वो उनको बताया गया, क्योंकि वो बोले कि हम लालू प्रसाद यादव की तरफ से भेजा गए हैं और हमें भेजा गया है ताकि हम आप लोगों का जो भी परेशानी उनको लेकर जाए और उनको बताए। तो इन्होंने, यहाँ के लोगों ने बताने का काम किया अशरफ अली फातमी साहब को और उन्होंने आश्वासन दिलाया कि हम आपकी जो भी नाराजगी है, कमी कुताही है जो 2024 इलेक्शन में हुआ, उनको हम पूरा खत्म करने का कोशिश करेंगे। जो चाहे सीट शेयरिंग का मामला हो, चाहे लोगों से मिलने जुलने का मामला हो, जो चीज के भी मामला हो, उनको हम खत्म करने का काम करेंगे, क्योंकि 2025 बहुत ज्यादा दूर नहीं है जब इलेक्शन का समय आ जाएगा और अभी से तैयारी चल रही है और फैसल साहब भी अपनी तैयारी कर रहे हैं और जमीनी स्तर पर भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो घोड़ासान में हो, चाहे वो ढाका के अंदर हो, जमीनी स्तर पर उतरे हुए हैं और अभी से लगे हुए हैं ताकि वो इस बार 2025 का जब चुनाव आए तो अच्छे मतों से वो जीत हासिल करके बिहार विधानसभा के अंदर वो अपने क्षेत्र के लिए, अपने जनता की आवाज उठाने के लिए वहां पर पहुंचे। तो ये अपडेट जो कि मैंने आपको देने का कोशिश किया, ढाका बिहार के ढाका विधानसभा के अंदर से आरजेडी के तरफ से जो भेजे गए अशरफ अली फातमी साहब पहुंचे थे और इन्होंने क्या क्या बात कहा उनको मैंने बताने का कोशिश किया डिटेल्स में, और यहाँ के लोगों में के मन में क्या है
वो भी मैंने आपको बताने का कोशिश किया। फिर जो भी अपडेट निकल कर आएगा आगे से वो मैं आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।